तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति मेंस वाले जो हैं उनके लिए यहाँ पे जो है कंपलसरी पेपर जो हिंदी का था उसका हम लोग कंप्लीट पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोगों को इससे ये भी आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। बाकी जो टेस्ट दे रहे हो तो उनको पता ही है क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए, जो आप लोगों का ये जो टेस्ट हुआ था 21 फेब को, ठीक है, 21 फेब का, जिसका मैक्सिमम टाइम कितना था, 2 घंटे में आप लोगों को पेपर कंप्लीट करना था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था कि एक आप लोगों को, हाँ ये इंग्लिश में लिख गया है, तो ये आप लोगों को ऐसे लिखना था जिसमें जो है मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए थी, 1000 होनी चाहिए थी। ठीक है, वो टॉपिक कौन कौन से दिए थे, देखिए 3 में से किसी एक टॉपिक पे लिखना था। सबसे पहला कौन सा टॉपिक था, साहित्य संस्कृति और उसके विरासत के बारे में हमें बताना था। दूसरा था प्राकृतिक आपदा और रोकथाम के उपाय। तीसरा था विज्ञान का योगदान तथा पर्यावरण पर इसका प्रभाव। ये 50 मार्क्स में था हम लोगों का। ठीक है, इसको हमें 1000 वर्ड्स में मैक्सिमम लिखना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था। देखिए दूसरा क्या था, एक अपठित गद्यांश था जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कैलाश को मनालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इंकार वास्तव में उसे बुरा लगा। तो आप लोगों को पूरा पढ़ना है, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या थे। उसके साथ ही आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बस आप लोग जो है एक लाइक ज़रूर आप लोगों से बनता है, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और जो भी राय है अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि मृणालिनी के उदास होने का कारण क्या था। सबसे पहला आंसर आप लोगों को ये लिखना था जो कि 2 मार्क्स में था। दूसरा था कैलाश ने मृणालिनी की उदासी दूर करने का प्रयास कब किया, यह दूसरा आंसर लिखना था। हर सांप कैलाश की बात मानता है या कैसे पता चलता है। तीसरा आंसर ये लिखना था, मृणालिनी को अब किस बात का पछतावा हो रहा था और क्यों। अगला क्वेश्चन ये करना था, कैलाश किस अवसर को नहीं चूकना चाहता था और क्यों, ये क्वेश्चन लिखना था। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखना था, जो कि 5 मार्क्स में आए हुए थे। अब देखिए सबसे पहला क्या था कि मौखिक, तो हमें मौखिक का जो है विलोम शब्द लिखना था। तो हमें पता है कि मौखिक का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा चला जाए तो हम लोग को पता है कि वो रिटन होता है, मतलब लिखित। तो मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। उसी तरीके से विधि, तो विधि को हम लोग जानते हैं, विधि का जो विलोम शब्द होता है वो निषेध होता है या अव्यवस्था होती है। उसी तरीके से अक्रूर था, तो मैंने जो है साफ साफ लिखवा चुके हैं हम लोग, कि देख चुके हैं कि मतलब कुछ वर्ड्स में क्या होता है, उनके कुछ अपोजिट वर्ड आते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है उसका, ठीक है, विपरीत अर्थ आ जाता है। तो अक्रूर पहले से लिखा था, बस आ को हटा देना था, यहाँ पे क्रूर हो जाएगा। उसी तरीके से तुकांत था, तुकांत में हम लोग जानते हैं कि आ जोड़ दें तो आ तुकांत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा आसक्त था, तो आसक्त का हम जानते हैं अनासक्त होता है। ठीक है, आसक्त का क्या होता है, अनासक्त। अब देखिए अगला हम लोगों का जो था आसक्त का हम लोग एक और भी लिख सकते थे, विरक्त भी लिख सकते थे। ठीक है, उसी तरीके से अग्रिम था, अग्रिम का हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, बोल सकते हैं जिससे अंतिम। ठीक है, अग्रिम का मतलब आगे का या पहले का, उसी को बोलते हैं अंतिम, मतलब बाद वाला। उसी तरीके से देखिए अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब जो होता है जिसे बोलते हैं हम लोग नवीन। ठीक है, जो नया हो उसी को बोलते हैं अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का अगर नया होता है मतलब, तो इसका मतलब से प्राचीन लिख सकते थे। अब देखिए अतिवृष्टि, अब देखिए वृष्टि का मतलब होता है बारिश, और अति का मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता। तो अतिवृष्टि की हम लोग क्या लिख सकते थे, तो अकाल हो जाए, सूखा पड़ जाए तो अनावृष्टि लिख सकते थे। जो इसका अच्छा वर्ड है वो अनावृष्टि होता है। अनावृष्टि का मतलब होता है अकाल या सूखा। ठीक है, अब देखिए, हाँ आप लोगों ने गलतियाँ बहुत की थी, जैसे कि आप लोग जो विलोम शब्द लिख भी दे रहे थे, लेकिन आप लोग जो है कहीं पे बड़ा आ की मात्रा ज़्यादा, छोटी ई की मात्रा, ये सब आप लोग गलतियाँ कर रहे थे। अब देखिए अमावस्या का, तो अमावस्या को सही से कैसे लिखना है वो बिल्कुल सही से आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अमावस्या का मैंने क्या बताया था, देखिए अमावस्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूर्णिमा लिख सकते हैं, पूनम लिख सकते थे। ठीक है, उसी तरीके से बाहे का, तो बाहे का हम लोग लिख सकते थे क्या, आंतरिक। ये इसके हो जाएंगे कुछ वर्ड्स। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो आया था 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी 5 मार्क्स का था। 5 नंबर में आया हुआ था क्वेश्चन, क्या कह रहा था, निम्नलिखित का शुद्ध रूप लिखना था। ठीक है, इनके जो है शुद्ध रूप लिखना था। तो इसमें जो है बहुत लोगों ने काफ़ी गलतियाँ की है। देखिए राम और सीता वन को गई, तो गई, तो राम और सीता क्या है, यहाँ पे 2 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे जो है गई लिखा हुआ था। बस आप लोगों की नज़र बस यहाँ पे पड़ती तो आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या है, कि एक से ज़्यादा लोग हैं और केवल फीमेल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, गए। अब देखिए मैं यह काम नहीं किया हूँ, मैं यह काम नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे बस क्या था, तो मैं को क्या कर देना था, मैंने कर देना। तो मैंने यह काम नहीं किया हूँ तो वह कुछ, ठीक है, लैंग्वेज में है नहीं, तो मतलब मैंने यह काम नहीं किया, बस ये हमारा सही आंसर हो जाता है इसका। अब देखिए गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गईं,
अब गले में तो गुलामी की बेड़ियाँ पड़ती नहीं हैं, पैरों में पड़ती हैं बेड़ियाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गईं, और कुछ इसमें बदलाव अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसकी अक्ल चक्कर खा गई, तो चक्कर की जगह पे वर्ड होता है चक्रा, चकरा जाना जिसे बोलते हैं। तो उसकी अक्ल चकरा गई, मैक्सिमम गलतियाँ यहाँ पे मिली थी। उस पर घड़ों पानी गिर गया। अब देखिए घड़ों पानी गिरना तो एक मुहावरा है, ठीक है। घड़ों घड़ों पानी गिरना नहीं, ठीक है, घड़ों पानी पड़ना, ये एक मुहावरा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि लोगों के सामने जब काफ़ी हीन जब सिद्ध हो जाओ तो उस पर जो है अत्यधिक लज्जा होना, जिसको बोलते हैं। लोगों के सामने जो है हीन सिद्ध होने पर अत्यधिक लज्जित होना, उसी को बोलते हैं घड़ों पानी पड़ना। बस यहाँ पे क्या करना था कि उस पर घड़ों पानी पड़ गया, क्योंकि एक सीधा सीधा मुहावरा, तो मुहावरे को भी दे देता है कभी कभी सीधे सीधे, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखना था। समास विग्रह करना तथा समास को पहचानना भी था। अब देखिए सबसे पहला क्या था, पंचवटी। तो बहुत लोगों ने संधि विच्छेद लिख दिया, तो संधि विच्छेद आप लोगों को नहीं लिखना है, संधि विच्छेद हो इसमें पहचान होना चाहिए, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद नहीं था, समझ रहे हैं। तो ये था पंचवटी। पंच मैंने क्या बताया था, तो ये सब काफ़ी आसानी से मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है बहुत अच्छे से। देखिए पंचवटी, तो मैंने पहचानने का तरीका क्या बताया था, जहाँ पर भी पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा और संख्यावाची विशेषण हो, वहाँ पे हमें तुरंत पहचान लेना है कि ये द्विगु समास है, ठीक है। तो पहला पद जो होगा वो संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो देखिए बस तुरंत आप लोगों को द्विगु समास लिखना था। पंचवटी क्या होता है, 5 वटों का समूह, ठीक है, 5 वटों का समूह। उसी तरीके से मैंने द्विग के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे, जैसे कि चौराहा, पंचवटी, त्रिवेदी, पंचनाथ, दशानन, दुपट्टा, नवरात्रि, ठीक है, दशानन 10 हैं मुख जिसके। अब देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी हो सकता था, लेकिन जब दोनों दिए हों तो उसमें हम लोगों को किसको चुनना है, साफ साफ मैंने नोट्स में लिखवा रखा था कि जब भी दोनों दिए हों तो हमें बहुब्रीहि को चुनना है। लेकिन यहाँ पे लिखना है तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन द्विगु समास को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैंने एग्जाम्पल अच्छे से कराए थे। देखिए चौराहा, फिर वही आया, 4 राहों का समूह, सीधी सी बात है। 34 को पहचानने में बहुत लोग गलती किए थे। 34, 34, चौ मतलब 4, 30 मतलब 30, देखिए जिसमें 4 प्लस 30 मतलब जिसमें 4 और 30 हों, ठीक है, जिसमें 4 और 30 हों, दोनों ही क्या हैं, संख्यावाची हैं। सीधी सी बात है, बस क्या करना था हम लोगों को, सीधा सीधा आंसर लगा देना था। अब देखिए तो पंचवटी द्विगु समूह, चौराहा द्विगु समूह, उसी तरीके से 34 द्विगु समूह। उसी तरीके से देखिए क्या था, अष्टाध्यायी, तो ये भी वही है, 8 अध्यायों का समूह। उसी तरीके से क्या करना था, 8 अध्यायों का समूह, ये भी क्या था, द्विगु समास था। अब देखिए जलज था। अब देखिए यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न, देखिए जलज, जलज का मतलब क्या होता है, जलज का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो जल में उत्पन्न हुआ हो। तो मैंने साफ साफ बोला था जो कभी भी अपना पर्यायवाची अर्थ दे या तो दोनों से हट के तीसरा अर्थ दे, तो वहाँ पे हमें पता है कि बहुब्रीहि समास होता है। तो जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न हुआ, तो जल में कौन उत्पन्न होता है, ना तो जल का अर्थ दे रहा है, ना तो उसमें उत्पन्न हुआ, ना उसका अर्थ दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, दोनों से अलग हट के अर्थ दे रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि वो बहुब्रीहि समास था। तो जो इसमें जल में उत्पन्न होता है उसे हम लोग कमल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पे जल में उत्पन्न हुआ और बहुब्रीहि समास। चलिए अगला देखिए क्या था, अगला था यथाक्रम। अब देखिए इस टाइप के मैंने सब बता रखे थे। पूर्व पद इनमें क्या होता है, प्रधान होता है, जैसे कि इस टाइप के, जैसे यथाक्रम क्रम के अनुसार, उसी तरीके यथा नियम नियम के अनुसार, प्रतिवर्ड जिसमें भी मैंने बताया था प्रतिवर्ड छुपाओ छुपाओ, प्रतिवर्ड लगा हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमें तुरंत पहचान जाना है कौन सा समास, अवयवी समास। उसी तरीके से देखिए प्रतिवर्ष, उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं प्रतिमाह, प्रतिदिन, प्रति एक। उसी तरीके से देखिए आमरण मतलब मरने तक, यथा काम काम के अनुसार। ये सब के सब क्या थे एग्जाम्पल, आप लोगों को साफ साफ सब लिखे हुए थे, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथा धर्म, यथा कर्म, ठीक है। जितने भी यथा वाले थे, कर्म के अनुसार, काम के अनुसार, आमरण मरने तक, यथा काम काम के अनुसार, प्रतिवर्ष, यथा नियम, यथा क्रम क्रम के अनुसार, ये सब क्या थे, सबके सब अवयवी समास थे, ठीक है। सब के सब अवयवी समास थे। तो जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, उतना आप लोगों के लिए उतना परफेक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अभी गलतियाँ कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है, ताकि ये गलतियाँ सही हो जाएँ, ठीक है। तो आप लोगों का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए, जो भी बच्चे अभी जुड़ना चाह रहे हैं, काफ़ी लोग तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, फिर भी जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करना चाहते हैं, स्कोर बेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो लोग जुड़ सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री वाले, अब देखिए केमिस्ट्री वालों का जो है ये टेस्ट जो है ओनली केवल टेस्ट देना है, केवल टेस्ट, तो उसके लिए 200 है, जिसमें अगर कंप्लीट अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के साथ लेना तो 500 है। उसी तरीके से हिंदी प्लस केमिस्ट्री अगर जो दोनों लेना चाह रहे हैं वो 800 में है। अब जो हिंदी टेस्ट केवल 28 फरवरी तक ही ये ऑफ़र था, केवल टेस्ट ज्वाइन करना है तो 200, कल से जो है ये 300 होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से कंप्लीट हिंदी प्लस टेस्ट सीरीज़ लेना चाह रहे हैं, निबंध वगैरह सब कुछ इसमें रहेगा, तो वो 500 है। जिसको भी ज्वाइन होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर लिंक जो भी मिल जाएगी टेलीग्राम के ज्वाइन होकर, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था, 10 नंबर में आया हुआ था। तो सब देखिए इसमें हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था कि दिन को दिन रात को रात ना समझना। अब देखिए ये तो काफ़ी इजी था, दिन को दिन रात को रात ना समझना, इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो जिसको पता भी नहीं चल रहा है कि कब दिन हो जा रही है कब रात हो जा रही है, ठीक है। इसका मतलब होता है अत्यधिक मेहनत करना, ठीक है। तो इसको अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। तो सबसे पहला हो गया। दूसरा क्या था, चादर के बाहर पैर पसारना, मतलब जितनी औकात नहीं हो उस औकात से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करना, ठीक है, जिसे बोलते हैं आय से ज़्यादा व्यय करना। ये था हमारा चादर के बाहर पैर पसारना। अगला देखिए था गाल बजाना, इसमें बहुत, ठीक है, एक से एक आंसर मिले थे। गाल बजाना मतलब किसी को पीट देना, ठीक है, किसी से दुश्मनी लेना, ठीक है, ये सब थे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, डींग मारना, मतलब बहुत चढ़ चढ़ के ना, जो बातें बहुत उड़ाता रहता है, बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, ठीक है, बड़ी चढ़ा के बोलता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, गाल बजाना, ठीक है। अगला था तेली के बैल होना। अब देखिए तेली का बैल होना, यहाँ पे था तेली का बैल होना, मतलब तेली का अगर कोई बैल है तो मतलब ही है कि उससे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, इसका मतलब क्या, अत्यधिक काम कराना। उसी तरीके से अगला था थाली का बैंगन होना। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब जिसे बोलते हैं थाली का बैंगन, मतलब ना इधर का रहता ना उधर का, लड़कता रहता है हमेशा, जिसे बोलते हैं विश्वासहीन या सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसे बोलते हैं, मतलब ना इधर का रहता ना उधर का, चारों तरफ जो है घूमता रहता है, उसी को बोलते थाली का बैंगन होना, इधर उधर लड़कते रहना। उसी को बोलते सिद्धांतहीन व्यक्ति या विश्वासहीन व्यक्ति, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला देखिए क्या था, अगला था पेट में दाढ़ी होना। तो ये था कि पेट में दाढ़ी होना। तो देखिए हमें पता है कि पेट में दाढ़ी, ये बहुत अच्छा मुहावरा जो है फेमस है। देखिए जब बोलते हैं कि पेट में दाढ़ी होना, मतलब क्या है कि जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, मतलब वो अत्यधिक जब समझदार होते हैं तो उनके लिए बोला जाता है पेट में दाढ़ी होना, जिसे बोलते हैं या तो बहुत ज़्यादा चतुर होना, मतलब कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, या बहुत ज़्यादा चतुर होना कम उम्र में, उसी को बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना। अगला था बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, इसका मतलब क्या होता है, जब मतलब बोल सकते हैं कि जब अपने ही जब धोखा देते हैं तो किस पे विश्वास किया जाए, इसे ये भी बोल सकते हैं। इसको या तो दूसरे तरीके से बोलते हैं रक्षक ही भक्षक होता है, तो जब अंदर से ही गड़बड़ हो तो बाहर पे किस पे विश्वास किया जाए, ये भी बोल सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं अच्छे से रक्षक ही भक्षक होना, ठीक है, रक्षक ही भक्षक होना। अगला क्या था, बाप भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब पैसे को अधिक जो है अहमियत देना। अगला क्या था, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो वही बोलते हैं ना, जिस पे बीतती है उसी से हाल उसका पूछ सकते हैं, वही बता सकता है क्या हाल है। तो वही होता है कि जिस पे बीतती है उसका हाल वही बयान कर सकता है, वही बता सकता है। अब अगला देखिए क्या था, अंत भले का भला, मतलब वही बोलते हैं ना कि अगर फाइनली काम अच्छा हो जाए तो बोलते हैं कि सब अच्छा ही रहा, तो मतलब बोलते हैं अच्छा काम जो है का अच्छा नतीजा भी मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 जो था, ब्रज भाषा का अपभ्रंश लिखना था, ब्रज भाषा के बोले जाने के स्थानों का उल्लेख करना था, उनके नाम लिखने थे, कहाँ कहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स में लिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा में मैंने आप लोगों को बताया था क्या था, कहाँ पे होता है ब्रज भाषा का अपभ्रंश, कौन सा होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब मैंने ट्रिक में कराया हुआ है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करें, उसके बाद ही इसका आंसर सुने। तो मैंने क्या बताया था, ब्रज भाषा का जो अपभ्रंश होता है वो शोर से नहीं होता है, ठीक है। अब स्थान भी मैंने सब सारे के सारे अच्छे से नोट्स कराए हुए हैं। तो ब्रज भाषा के स्थान कहाँ कहाँ बताए थे, मथुरा है, अलीगढ़ है, आगरा है, हाथरस है, फिरोजाबाद है, बुलंदशहर है, बरेली है, ये सब जगह पे क्या बोला जाता है, ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित के वचन परिवर्तित करना था। हाँ, इसमें वचन का मतलब इसमें बदलना था, लिंग परिवर्तन करना था, ये वचन नहीं परिवर्तन करना था। अब देखिए लिंग परिवर्तन करना था तो वह काफ़ी अच्छे नियम हम लोग के पास लिखे हैं। तो पूज्य का क्या हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। सुत का सुता हो जाएगा। सिंह का सिंहनी हो जाएगा। तपस्वी का क्या हो जाएगा, तपस्विनी। उसी तरीके से माली का क्या हो जाएगा, मालिन कर सकते हैं, मालिन या मालन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से गुणवान का तो मैंने क्या लिखवाया था, वान जहाँ पे होगा वो वती हो जाएगा, तो वान का क्या कर देना है, वती कर देना है, ठीक है। उसी तरीके से क्या बड़ी ई की मात्रा को किस में बदल देना था, इन्हीं में कर देना था। तो ये पूज्य था, पूज्या कर देना था। ये सब आप लोगों के पास बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। अब देखिए निम्नलिखित के कारक पहचानिए। अब देखिए ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में क्रिया। हाँ, आप लोगों को क्रिया पहचानना था, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला क्या था, देखिए सुदर्शन गाड़ी चलाता है। तो सबसे पहले तो ये सकर्मक अकर्मक पहचानना आना चाहिए। तो बहुत अच्छे से आप लोगों के पास लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कर्म हो, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो जाता है। अब कहाँ जाता है, घर जाता है, पहाड़ पे जाता है, कहाँ जाता है नहीं पता, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग बोल दें वह घर जाता है, तो घर जो आ गया उसका ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब कर्म आ चुका है। तो जहाँ पर भी कर्म पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्म का मतलब होता है कर्म सहित, कर्म सहित, ठीक है। अब देखिए अकर्मक मतलब मतलब बिना, कर्म मतलब कर्म। तो मतलब कर्म के जो बिना हो उसे बोलते हैं अकर्मक। जहाँ पे कर्म ना हो तो समझ जाना कि अकर्मक, जहाँ पे कर्म हो तो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अब देखिए मैंने इनके भेद भी करा रखे हैं। देखिए क्रिया के मैंने कितने भेद कराए थे, 2। कौन कौन से, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब देखिए मुख्य क्रिया भी में भी जो है रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, 2। एक होते हैं अकर्मक, एक सकर्मक। हाँ, मैंने सकर्मक के 3 भेद बताए थे, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण क्रिया। मतलब एक कर्मक में मैंने बताया था जिसमें केवल एक कर्म हो, जिससे वह घर जाता है। द्विकर्म जिसमें मैंने बताया था 2-2 कर्म हो, ठीक है। जहाँ पर भी 2-2 कर्म हो वहाँ पे मैंने बताया था द्विकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अब देखिए उसी के साथ साथ जो है अकर्मक, तो आप लोगों को पहचानना आता है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि सुदर्शन गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी, तो दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया थी। अगला था माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं। तो जब भी काम करवाया जाए, ठीक है, तो जब भी काम करवाया जाए तो यहाँ पे मैंने बोला था कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। नोट्स में अच्छे से देखें। तो इनकी पहचान क्या थी वर्ड्स की, बुलवाना, मंगवाना, भेजवाना, दिलवाना आदि शब्द आते थे। जैसे कि दादी को बुलवाना है, ये शब्द क्या थे, सब प्रेरणार्थक क्रिया के हैं। तो यहाँ पे देखिए 2-2 दिए होते प्रेरणार्थक क्रिया के। एक तो तुम्हारा माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं, एक लास्ट वाला दिया था अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना था, प्रेरणार्थक क्रिया लिखना था। तो अगला क्वेश्चन क्या था, मीराबाई स्कूल चली गई, तो यहाँ पे कौन सा था, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया था। इसका एग्जाम्पल देखें। उसी तरीके से वह खा चुका, तो खा चुका जब भी हम लोगों ने देखे थे काम हो चुका हो, जैसे कि वह जा चुका, खा चुका हो, पढ़ चुका, नाच चुका, गा चुका, तो जहाँ पर भी काम कंप्लीट हो जाता था उसे हम लोग बोलते थे समाप्ति बोधक क्रिया, ठीक है। तो वह खा चुका, इसका मतलब यहाँ पे क्या था, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया थी। ये आप लोगों के भेद भी आप लोगों को बताना होगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों का पेपर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।